ऊपर जिस तरीके से कल्चर का प्रभाव पड़ेगा, जिस तरीके से संस्कारों का प्रभाव पड़ेगा, जिस तरीके के विचार इनके बनने लगेंगे धीरे धीरे, उस तरीके से ये युवक बनेंगे, उस तरीके की उनकी विचारधारा बनेगी, उस तरीके की इनका माइंड और मेंटलिटी कार्य करेगी, और उस तरीके से ही वो उस तरीके की राजनीतिक परिवेश की मांग करेंगे, उस तरीके से वो वोट देंगे। और इसीलिए साथियों, जब हम घर में रहते हैं, हम घर में परिवेश में जब आप पढ़ने लगते हैं, आप सब लोगों को आपको पता है कि हम पहली क्लास में जाते हैं, दूसरी क्लास में जाते हैं, तीसरी क्लास में जाते हैं। लेकिन जब हम पहली दूसरी क्लास में रहते हैं तो उस वक्त हमको ये चीजें पता रहती है, क्या ये विचारधारा क्या होती है, क्या महापुरुषों के विचार होते हैं, ऐसे डायरेक्टली हम उनको बताते हैं या उनको हमको पता रहता है क्या? आप मुझे बताइए। हमारे भी घर में, मेरे भी घर में तमाम अंधविश्वासों की भरमार थी, तमाम देवी देवताओं की भरमार थी, उनकी पूजा होती थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, जिनका विश्वास है वो अपने देवी देवता और विश्वास में विश्वास करे, संविधान उनको खुली छूट देता है। लेकिन संविधान और हमारा देश का कानून इस बात की भी खुली छूट देता है कि आप ईश्वर को माने या न माने। हम ईश्वर को नहीं मानना चाहते, हमारी वो सोच नहीं है, हमारी विचारधारा नहीं है, उसका संवैधानिक अधिकार और मूलभूत अधिकार मुझे। लेकिन आप गौर कीजिए, आप सब लोग यहां जो सामने में बैठे हुए हैं, आप जब घर में परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उस वक्त आप अपने माता पिता के साथ में कोई डिस्कशन करते हैं क्या, कि विचार क्या है क्या नहीं है करके? ज्यादातर आपका डिस्कशन क्या होता है? ज्यादातर डिस्कशन क्या होता है हम जब छोटे रहते हैं तो, कि आज पढ़ाई हुई या नहीं हुई, आपने कितने चैप्टर पढ़े, परीक्षा की तैयारी हो गई क्या या नहीं हुई। ये जरूरी है, होना ही चाहिए। लेकिन साथ में जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं तो आपको समझ में आने लगता है, क्योंकि आप पढ़ने लगते हो, नए विचारों का सर्जन होने लगता है आपके मन मस्तिष्क में। और फिर वो घड़ी ऐसी घड़ी होती है जो आपको सही कसौटी के ऊपर खरे उतरने का अवसर देती है। किस तरीके से? क्या है वो कसौटी? वो कसौटी ये है कि जब आप अपने घर में नवयुवक होते हुए, किशोर अवस्था में आते हुए, जब आप ये देखते हैं कि नहीं, घर में कुछ चीजें अच्छी नहीं हो रही है, पारंपरिक तरीके से हो रही है, उसके ऊपर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कोई बोल नहीं रहा है, और फिर आपके मन में भी आने लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है, आप माता पिता को जाके बोलते हो। फिर माता पिता अगर ऐसे बोलने लगे कि नहीं नहीं, ये सब काम में तू मत पड़, ये हमारी परंपराओं का प्रश्न है, तू लगा ये तो आपको क्या समझता है, आप पढ़े लिखे हो गए तो आप ज्यादा बता रहे हो, 2 क्लास पढ़ लिए तो आप बहुत ज्यादा बता रहे हो। इस तरीके की केसमकास शुरू होने लगती है। आपके पास माता पिता आपसे उम्र में बड़े होते हैं, वो आपको खिलाते पिलाते हैं, आपका पालन पोषण करते रहते हैं, और फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं इनको कैसे क्या समझाऊं, मैं इनके कैसे बात करूं। कसम होती है नहीं होती? लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपको वैचारिक द्वंद्व में उतरना बहुत जरूरी होता है, अगर हम अपने फैमिली में वैचारिक परिवर्तन की आशा रखते हैं तो तभी परिवर्तन हो सकता है, और नहीं तो फिर हम ये बात में धीरे धीरे आने लगते हैं कि नहीं, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। फिर मैं अगर आपसे आके पूछूंगा तो आप क्या बताने लगते हो, अरे सर क्या करूं, मैं तो इस चीजों में मानता नहीं हूं, मैं भी समतामूलक समाज में विश्वास रखता हूं, मैं इन अंधविश्वासों में नहीं मानता हूं सर, लेकिन क्या करूं, मेरे घर के लोग नहीं बोल रहे हैं, क्या करूं, मेरे माता पिता नहीं बोल रहे हैं, क्या करूं कि मेरी बहन नहीं बोल रही, क्या करूं कि मेरा भाई नहीं बोल रहा है, उनसे ये हो जाएगी करके इस तरीके की कसमकस में आने लगते हो। लेकिन आपकी ये पूरी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप इस कसौटी पे खरे उतरे, तभी आपके घर में परिवर्तन हो सकता है दोस्तों। अदरवाइज आप समाज को किस तरीके से देखोगे, समाज भी वैसा ही दिखेगा। आखिर समाज बनता किस चीज से है? समाज क्या कंक्रीट के जंगल से बनता है? क्या समाज रोडों से ही बन जाता है? समाज लोगों से बनता है, परिवारों से बनता है, और जिस तरीके से परिवार और लोग बनेंगे उस तरीके से समाज बनता है। यह हमको भूलना नहीं चाहिए। और इसीलिए इस तरीके के कार्यक्रम करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? यही है ना कि आप
क्वालिफाइड तो हो गए, एजुकेटेड भी हो गए, लेकिन आप जब बोलने लगते हो, मुझे बताने लगते हो कि क्या करूं सर, क्या करूं दोस्त, कि मैं तो ये चाहता हूं इस तरीके से नयापन आए, परिवर्तन हो, लेकिन ये इस तरीके से जद्दोजहद। तो अगर आप नहीं करोगे उस वक्त, आप परिवर्तन की द्वंद्व नहीं करोगे, संघर्ष नहीं करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जाके घर में मारपीट करो करके, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको मारपीट नहीं करने के लिए बोल रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं वैचारिक द्वंद्व करना। हम अपने पेरेंट्स के प्रति रिस्पेक्ट रखिए, आप सब लोगों को पता है। और यहां पर बताया गया कि राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका जब अपने पिताजी के साथ में द्वंद्व हो गया था, तो आप सब लोगों को पता है उसका हर्ष क्या हुआ था। उसका हर्ष यह हुआ था कि राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनको हम कहते थे, वो उस महान इंसान को घर के बाहर रहना पड़ा था। तभी आज आप और हम इस पंडाल में बैठे हैं, उस त्याग और बलिदान के कारण। ये समझने की कोशिश करो। ऐसा मतलब नहीं था कि उनके पिताजी के प्रति डिसरिस्पेक्ट था, उसका यह मतलब नहीं था कि उन्होंने अपने पिताजी के साथ में अपमानित कोई शब्द उपयोग किया होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि एक विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ये है, तभी हम समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। और अगर हम नहीं करेंगे इस तरीके की चीज, तो उसका परिणाम क्या होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या परिणाम होगा? परिणाम यह होगा कि आपको अपने घर में एक पीएचडी धारी दिख जाएंगे, आपको अपने घर में एक एमए होल्डर्स दिख जाएंगे, आपको अपने घर में इंजीनियर भी दिखेंगे, आपको अपने घर में वकील और डॉक्टर दिखेंगे, आपको अपने घर में पुलिस कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सारे इस तरीके से लोग दिखने लगेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम यह होगी कि ये जो लोग हैं, जो पोजीशन पे जा चुके हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी बन चुकी है, उनको सैलरी मिल रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह हो जाएगा, अगर आपने अपने घर में वैचारिक क्रांति नहीं की, तो इसका क्या खामियाजा होगा? वो ये होगा कि ये अंधविश्वास उस व्यक्ति के कंधे पे बैठेंगे, और उस व्यक्ति के कंधे पे बैठ के ये वाले अंधविश्वास और ये कुरीतियां आगे बढ़ने लगती है। तो पीएचडी धारी तो घर में है, अधिकारी तो घर में है, अच्छी पोजीशन में है, घर में पैसा भी आ रहा है, लेकिन इस पैसे का उपयोग अंधविश्वासों को बढ़ाने में होने लगेगा। और नतीजा उसका सामाजिक लेवल पे या राष्ट्रीय स्तर पे उसका नतीजा यह होता है कि वो ताकतें जो समतामूलक समाज नहीं देखना चाहती, वो ताकतें जो ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ाना चाहती है, वो ताकतें जो मनुवाद और जातिवाद को आगे बढ़ाना चाहती है, वो ताकतें जो हमेशा जिस तरीके से समाज बना है उसी तरीके से रखना चाहते हैं, वो ताकतें इन लोगों का उपयोग, इन संसाधनों का उपयोग समाज के विरुद्ध लगाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए जब हम एजुकेशन लेते हैं, नौकरी लेने की कोशिश में रहते हैं, तो हमको यह देखना भी जरूरी होता है। आज जब मैं इस पटल के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि आपके सामने चैलेंजेस नहीं आते हैं। मेरे सामने भी चैलेंजेस आते हैं। मैं भी एक गांव का लड़का हूं। मेरे पिताजी भी किसान थे, अभी वो दुनिया में नहीं। मेरी माताजी वो भी किसान थे, बीड़ी बनाते थे। हमारे घर में भी बहुत सी समस्या थी, खाने पीने की समस्या से लेके तो तमाम समस्या। और हमारी भी कोई ज्यादा जमीन नहीं है, 1.5 एकड़, मार्जिनल फार्मर जिसको कहा जाता है, मेरे पिताजी। और ऐसी स्थिति में आपको विचार की बात करना, परीक्षाओं की बात करना, यह कितना चैलेंजिंग होता है। और कई बार फिर हमको हमारे मन के ऊपर एक्सक्यूज हावी होने लगती है। जैसे अभी बताया पूर्व वक्ताओं ने, मान्यवर काशीराम साहब का उदाहरण देते हुए कि अगर आपकी तमन्ना सही हो तो रास्ते निकल के आते हैं। वो आपके ऊपर भी लागू होता है। और इन चैलेंजेस में भी अपने आप के ऊपर धीरज रखना, संयम रखना, परसेवरेंस रखना, कंसिस्टेंसी रखना, हार्ड वर्क करते जाना। और उस हार्ड वर्क के साथ साथ में उन तमाम लोगों को भी साथ में ले जाना जो आपकी इर्द गिर्द में है। चैलेंजिंग जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता। आपका तमाम जो आजू बाजू का वातावरण होता है, आपको ये कहेगा, आप निराशाजनक होने लगते हो कि मेरे पास में ये नहीं है, वो नहीं है। आप सभी के अभी तो आप इतने बड़े हो, आपके देखो सभी के यहाँ पर जो भी हमारे 10 वर्ष के 15 वर्ष के बालक बालिका हैं, सभी के यहाँ पर चप्पल है, अभी जोड़े हैं सगळ्यांचे जोड़े। आप कल्पना करो आज से 15-20 साल पहले
हाफ पैंट पे ही जाना होता था, चप्पल नहीं रहती थी, और चप्पल भी रहती थी तो टायर की बनाई जाती थी। ये दादा यहां पर बैठे हैं, मैंने वो सब देखा है, इसीलिए आपको बता रहा हूं, और इस बात से आप शेयर करते हो। साइकिल नहीं हुआ करती थी। मेरा मतलब यह नहीं है कि आपको साइकिल नहीं मिलना चाहिए, आपको जूते नहीं मिलना चाहिए, मैं उस विचार का नहीं हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि परिवर्तन ही कितना इंपॉर्टेंट। आप सब लोगों को पता है कि जातिवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने कितना डिसेबिलिटीज और कुरीतियां समाज में भर के रखी थी। महापुरुषों के संघर्ष के बदौलत हम इस पटल पे आ चुके हैं, लेकिन हमारा दायित्व यह बन जाता है कि उन महापुरुषों ने जो त्याग और बलिदान किया उसके लिए हम कुछ करें। और जितनी भी परिस्थितियां आपको चैलेंजिंग लगे, कितनी भी परिस्थितियां चैलेंजिंग लगे, लेकिन उस स्थिति में भी आपको धीरज से काम लेना चाहिए और लेना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे पास में पैसे नहीं रहते थे, एक समय था, और अभी भी नहीं है कि मेरे पास में बहुत ज्यादा करोड़ों का पैसा, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं मैं। सरकार में मैं नौकरी पे हूं, सैलरी मिलती है, और उसके अनुसार जो भी सामाजिक जिम्मेदारी होती है, पारिवारिक जिम्मेदारी होती है, पढ़ाई करने की मेरी जिम्मेदारी ये होती है, उसके अनुसार करते रहते। लेकिन आपको निर्णय लेना होता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कई लोगों के पास में मैं जाता था कि मुझे कुछ मदद मिलेगी करके, आप लोग भी जा सकते हो, जाते हो, लेकिन इस तरीके से रुक जाना, यह किसी भी मार्ग, किसी भी तरीके से सही नहीं है, ना आपके लिए सही है और ना समाज के लिए। इस चीज को समझो दोस्तों, क्योंकि कोई भी समाज अच्छा बनने के लिए वो लोग किस तरीके से है, यह मायने रखता है। मैंने अपनी पढ़ाई गोंदिया में की। गोंदिया में पढ़ाई करने के बाद में मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने IIT दिल्ली से मास्टर्स करने के बाद में, मास्टर्स डिग्री करने के बाद में, मेरे पास में पैसे नहीं थी उस मास्टर्स IIT से करने के लिए। मैंने बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था। आप सब लोगों को पता है लोन लेना, लोन मिलना भी वेरी डिफिकल्ट, और लोन मिलने के लिए कई बार आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। आज तो सिक्योरिटी भी शायद अगर अच्छी इंस्टीट्यूशन रही तो नहीं मिलती। और इस कारवा में, इस राह में आपको अच्छे लोग मिलने लगते हैं अगर आपने अच्छे से कार्य किया तो। लोगों का विश्वास आपके ऊपर जुड़ने लगता है, और जब आपका लोगों का विश्वास जुड़ने लगता है तो आपके मार्ग प्रशस्त होने लगते हैं। साथ मैंने जब मास्टर्स किया, उसके बाद में जो पहली नौकरी की प्राइवेट सेक्टर में, उसके आधार पे सबसे पहला काम किया वो बैंक ऑफ इंडिया का पहले लोन अदा किया। उसके बाद में मैंने कुछ पूंजी जमा की, और उस पूंजी के आधार पर मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। 3-4 साल बाद, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अटेम्प्ट के बाद में मैंने यूपीएससी IRS ज्वाइन किया। उसके बाद में वो नौकरी मैंने लेक्चरर के रूप में की थी, वो छोड़ दिया। आपको निर्णय लेने पड़ते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था, वहां अच्छी खासी तनख्वाह थी, वो छोड़ दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नौकरी छोड़ के मैं बहुत बड़ा तोप की नाल बन गया हूं, ये भी नहीं बोल रहा हूं। मेरा ये कहने का ये है कि आपके सामने कई चैलेंजेस आते हैं, और उस चैलेंजेस के वक्त आपको एक निर्णय लेना पड़ता है। मेरे पास में कई लेडीज का फोन आता है, विद्यार्थियों का फोन आता है, लेडी स्टूडेंट का फोन आता है, बॉयज स्टूडेंट का फोन आता है, और वो कहने लगते हैं कि सर मैं क्या करूं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो मुझसे पूछने लगते हैं कई बार कि सर मैं ये नौकरी पे हूं, अब मैं क्या करूं, मैं यूपीएससी करूं कि ये जॉब करूं। ये बताने का निर्णय मेरा नहीं है, और किसी भी मार्गदर्शक का नहीं होना चाहिए। यह निर्णय आपका होना चाहिए, यह निर्णय उस कैंडिडेट का होना चाहिए, यह निर्णय उस लड़का और लड़की का होना चाहिए। और यह कुवत अपने आप में पैदा करना, यह आपकी लक्षण होना चाहिए, तभी तो आप कुछ कर सकेंगे। आप ऑप्शंस देखिए ना, क्या है करना है करके, और उसके अनुसार आप अपना निर्णय लीजिए। और अगर आप निर्णय लेने की क्षमता नहीं बना सकते तो ऐसी स्थिति में आपकी जो शक्ति है वह नहीं बढ़ सकती। और मैं आपको खास तौर पर, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप जो प्लान बनाते हैं, उस प्लान में आप ये जरूर रखिए कि किस किस वर्ष तक आपको क्या करना है। जैसे कि अभी
इन्होंने बताया आपको कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में हमारे कैंडिडेट, इसके बारे में हमको पता ही नहीं है। हायर एजुकेशन के बारे में हमको पता ही नहीं। और अगर हायर एजुकेशन के बारे में पता नहीं है तो फिर हम उन चीजों की ही पढ़ाई करने लगते हैं जो चीजें हम आसपास में देखते हैं, और उसी का नतीजा है कि इन्होंने जो बोला कि सी और डी ग्रुप के ही हम तैयारी करने लगते हैं। आखिर हम सी और डी ग्रुप की तैयारी करने क्यों लगते हैं? और इसका मतलब यह नहीं है कि सी और डी ग्रुप की तैयारी करना कोई बुरा काम है, ऐसा नहीं है। आप शू पॉलिश कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, यह गलत कोई चीज नहीं है, और सी और डी ग्रुप की नौकरी करना यह भी कोई गलत नहीं है। लेकिन फिर आपको यह डिसाइड करना पड़ता है कि ताउम्र मैं इसी प्रोफेशन में रहूंगा या मेरा कोई और दूसरा लक्ष्य है करके। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा दूसरा लक्ष्य और है तो फिर उस तरीके से आपको कार्य करना पड़ता है, और उस तरीके से आप अपने आप को ढालना पड़ता है। साथियों, जो परिस्थितियां हम देखते हैं और चिंतित होते हैं, उसको चेंज करने का भी दायित्व हमारा होना चाहिए ना। सिर्फ हम चिंता करते रहेंगे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत, उसका फाउंडेशन उस वक्त होने लगता है जब आप बाल्यावस्था में होते हैं, किशोर अवस्था में होते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी का जो लक्षण है सिर्फ किताबी कीड़े होने से नहीं हो सकेगा, किताब पढ़ने से नहीं हो सकेगा। एक्चुअल में हमको उसमें, जब तक हम उसमें हम शामिल नहीं होंगे, वो नहीं हो सकता। अभी जैसे कि आप देखते होंगे ये जो कार्यक्रम जिन लोगों ने किया है, उसमें हमारे ये विद्यार्थी भी शामिल हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे? और अगर आप वो जो विद्यार्थी इस कामों में शामिल होंगे, सामूहिक रूप से बीड़ा उठाने के लिए काम करेंगे, तो उनकी संस्कृति उस तरीके से बनेगी। और नहीं तो हम अपने बच्चों को बोलेंगे, अरे नहीं यार, ये तुझा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है, पढ़ने लिखने वालों का काम नहीं है, तू इसमें काय के लिए पढ़ रहा है करके आप इस तरीके से सुनाई देगा आप। उसका नतीजा यह होता है कि उस लड़के और लड़की के ऊपर सामाजिक जिम्मेदारी की जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वो आने नहीं लगती। फिर उनको लगता है कि मेरा परिवार और मेरे बच्चे और ये सारी कायनात मेरी है, बस हो गया, इतना ही होता है। और अगर ऐसी स्थिति है तो फिर हमारे संगठन मजबूत नहीं होने लगते। हमारे संगठन मजबूत नहीं होंगे तो हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए, इतने सारे लोग हैं, आप इतने सारे लोग हैं, आप मुझे बताइए कि हाथ खड़ा करके कि कितने लोगों के घर के लोग किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। एक तो भी मेंबर है किसी संगठन का, हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, चलो करो हाथ खड़ा। कोई भी सामाजिक चळवळ में भाग लेने वाला जो संगठन कार्य कर रहा होगा, मुझे बताइए ना, हाथ खड़ा कीजिए ना। एक तो भी मेंबर, आपका पति, आपका भाई, आपकी बहन, आपके दादाजी, खड़ा कीजिए। अरे तो भाई प्रत्येक घर से एक भी मेंबर किसी संगठन का कोई मेंबर नहीं है, और हम अपेक्षा करेंगे कि चेंज होगा, चेंज होगा। और नहीं तो दूसरी तरफ हम चिंता करते रहेंगे, अरे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, क्या होगा फिर? और जब आपके संगठन मजबूत नहीं होंगे तो विचारधारा को आप आगे ले जा नहीं सकोगे, और जब विचारधारा को आगे नहीं ले जा सकोगे तो ऐसी स्थिति में वो लोग नीति बनाने लगेंगे जिनको आपने वोट दिया है, और वो लोग आपके लिए नीतियां बनाएंगे क्या? वो लोग आपकी विचारधारा के अनुसार समतामूलक समाज के लिए कानून बनाएंगे क्या, नीतियां बनाएंगे क्या? मैं किसी भी नीति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, वो मेरा अधिकार का क्षेत्र नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आपका कोई योगदान ही नहीं है तो ताउम्र आप चिंता ही करोगे ना। चिंता करोगे या फिर आरोप करोगे कि ऐसा नहीं कर रहे हैं, वैसा नहीं कर रहे हैं, देखो पैसे देके सब चुनाव लड़ रहे हैं, पैसे देने के लिए लोग आ रहे हैं, पैसे देके लोगों को खरीद रहे हैं। हम यही चिंता करते रहेंगे, यही आरोप करते रहेंगे। संगठनों में ये बोलेंगे कि ये पैसे लेके खड़े हो रहे हैं, पैसे लेके सारा काम हो रहा है, ईमानदारी से कोई काम नहीं हो रहा है। तो फिर आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप में से कितने ऐसे मेंबर हैं, कितने फैमिली के मेंबर हैं जो उस संगठनों में उपस्थिति दर्ज करते हैं। जब आपकी उपस्थिति नहीं रहेगी तो आपका वहां मत कहां से जाएगा? और जब आपके संगठन नहीं बनेंगे, विचारधारा उस तरीके से दिखाई देगी, और आपके संगठन मजबूत नहीं बनेंगे, वहां आप उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे, तो फिर आपके वोट की पहरेदारी करने वाला कोई नहीं रहेगा।
और भारत में लोकतंत्र होने के बावजूद भी लोकतंत्र के पथ पे चलने वाली दिशा और दशा हमको दिखाई नहीं देंगी। आपके घर में आप यकीन से मुझे बोलिए कि कोई माई का लाल आपके घर में जुर्रत न कर सके आने की, पैसे ले और वोट दे, इतनी धमक आप पैदा कर सके हो क्या? और करते हो क्या? और अगर नहीं करते तो फिर ऐसी स्थिति में आपको आरोप करने का और चिंता करने का कोई अधिकार नहीं है। मत कीजिए आप। हम कितनी बेचैनी के साथ, कितनी डिटर्मिनेशन के साथ हम अपनी अमूल्य वस्तुओं का हम प्रोटेक्शन करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। लेकिन जब ओट ऐसे पानी की तरह बहते रहता है और उसकी बोली लगने लगती है, तो उस वक्त हम रात के अंधेरे में उसका प्रोटेक्शन करते हैं क्या? हम खड़े करते हैं क्या? हम अपने संगठनों में वो अपने लोगों को और माता बहनों को भेजते हैं क्या कि वहां खड़ा रहे? एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर राइट ऑफ वोट। उस तरीके से चीजें दिखने लगती। और ऐसा नहीं है ये कोई विषय कि हमको इसको तिलांजलि देनी है क्योंकि मैं पढ़ने वाला हूं, मुझे तो नौकरी का ही है। अरे भाई, तेरी नौकरी जो नहीं रहेगी तो तेरे को आगे में नौकरी कहां लगेगी? वो नीतियां ही नहीं बनेगी। तो उस तरीके से आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जाके उस तरीके की नीतियां नहीं बनाएंगे तो आपको नौकरी कहां से आएगी? और आप उस तरीके का दृश्य देख सकते हो या देखे होंगे। और इसीलिए साथियों, कोई भी जो पहलू है, राजनीतिक पहलू, नीति का पहलू, सांस्कृतिक पहलू, उससे हम जुड़े हुए हैं। अभी मैं जब आ रहा था तो हमारे एक साथी एक अति महत्वपूर्ण चीज बोल रहे थे। उनका कथन था कि गवर्नमेंट और जिनके पास में पावर है, जो आपके प्रतिनिधि होते हैं, वो डिसाइड करते हैं, नीतियां डिसाइड करती है कि आपके थाली में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। और उसकी शुरुआत हमारी शिक्षा से होती है। कोई भी शिक्षा, कितनी भी टेक्निकल एजुकेशन क्यों न ले हो, बड़ी सी बड़ी शिक्षा क्यों न ली हो आपने, लेकिन अगर उसकी अच्छी विचारधारा, सकारात्मक विचारधारा का उसके साथ में साथ न हो, तो फिर वो एजुकेशन सिर्फ नौकरी करते रहेगा, ताउम्र नौकरी करते रहेगा, सामाजिक उनका कंट्रीब्यूशन कोई नहीं रहेगा। बाबा साहब ने भी कहा है ना, बाबा साहब ने इसलिए कहा है, धम्म की दीक्षा देने के पीछे का कारण क्या? बाबा साहब तो सामाजिक जीवन में भी रहे हैं, सामाजिक चळवळ में रहे हैं, राजनीतिक चळवळ में रहे हैं। वो बोल सकते थे कि राजनीति में धम्म का कोई उपयोग नहीं है करके, धम्म का कोई रिलेवेंस नहीं है करके, लेकिन अपनी राजनीतिक संगठनों, सामाजिक संगठन बनाने के बावजूद उन्होंने तमाम धर्मों का अध्ययन किया, तमाम रिलीजन्स का अध्ययन किया। किया क्या नहीं किया? किया ना। और उसके बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अब ये तमाम धर्मों का अध्ययन करने के बाद में इस नतीजे पे पहुंचे कि बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जो समाज को एक सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकता है। उसमें अंधविश्वासों का कोई स्थान नहीं है, उसमें ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, उसमें परमात्मा और आत्मा का कोई स्थान नहीं है। उसमें स्थान एक ही चीज का है और उसका नाम है इंसान। उसका नाम है इंसान का कल्याण। उसका एकमात्र हेतु है मानव का कल्याण। और जो भी कायनात बन रही है, चाहे वो रिलीजन हो, सामाजिक परिवेश हो, राजनीति हो, कल्चर हो, साइंस और टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, उसके केंद्र में मानव मात्र होना चाहिए। यह है फाउंडेशन बुद्धिज्म का। कोई जबरदस्ती नहीं है उसमें। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर कोई आप राजनीतिक काम भी कर रहे हो, आपके पास में सत्ता है, आप हुक्मरान हो, आपके पास में कंट्रोल है, आप बहुत से लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, उनके माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, आप लोगों के पास में अधिकार है, आप नीतियां बना सकते हो, योजनाएं बना सकते हो। लेकिन अगर ये पावर के साथ में, अगर अच्छे किसी विचार का साथ न हो,
अच्छे किसी मोरलिटी का साथ न हो, तो फिर ये पावर लोगों के लिए उपयोग होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी। और इसीलिए उन्होंने कहा कि बुद्धिज्म इज अ क्वालिफाइड रिलीजन एंड इट इज सेंटर्ड ऑन ह्यूमैनिटी। द फोकस ऑफ इट्स ऑल प्रोसेस किस पे है? ह्यूमैनिटी पे है, मानव कल्याण पे है साथियों। और इसीलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, उन्होंने स्वेच्छा से बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। और इसीलिए हम सब लोगों को इस बात के तरफ तवज्जो देने की जरूरत है कि जो हम शिक्षा लेते हैं उस शिक्षा के साथ में एक विचारधारा का होना चाहिए। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? वही उद्देश्य है आपके कि आप सब पढ़ने लिखने वाले इंसान बन रहे हो, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे भी जाओगे, लेकिन क्या जरूरत है इस महल गांव में इस तरीके का ये सारा प्रयास करने का? यहां पर बोरकर साहब बैठे हुए हैं, वो वहां पे चला रहे हैं, क्या हेतु है? कोचिंग इंस्टीट्यूशंस तो दुनिया भर की चल रही है ना, आप तो पैसे भी दे जाके दे रहे हो, पढ़ रहे हो, आपके माता पिता आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं। और आजकल तो मैंने इस तरीके के देखा कि वो बच्चे को यूपीएससी का कुछ भी पता नहीं है, कोई बैकग्राउंड उसको पता नहीं है, खुद से कुछ पता नहीं है, उसने कुछ प्रयास भी नहीं किए हैं, लेकिन माता पिता जाके उसको बोलते हैं जा यूपीएससी की तैयारी कर, मैं तो पैसे देता हूं। उसको कुछ भी पता नहीं है, वो 12वीं हो गया और जाके माता पिता इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास में पूंजी है। वो लड़का वहां जाता है, उसकी इच्छा भी नहीं रहती, लड़की वहां जाती है, उसकी इच्छा भी नहीं रहती, वो द्वंद्व में रहता है, वो फोकस भी नहीं रहता या रहती नहीं, और उसके ऊपर पैसे खर्च करने शुरू हो जाते। क्यों? क्योंकि उनके पास में पैसा, इसलिए। और ऐसी स्थिति में यह होता है कि उस लड़के और लड़की की इच्छा न होते भी हम उसके ऊपर निर्णय थोपने लगते हैं कि नहीं तो यही कर करके। अरे उसको पहले अपना बैकग्राउंड तो तैयार कर लेने दीजिए, उसको स्वयं स्फूर्त होके कुछ नॉलेज तो ले लेने दीजिए, उसको स्पॉन्टेनियसली कुछ फाउंडेशन तो बना लीजिए, और उसके बाद में जब जरूरत होगी तो उसको बोलिए अच्छा ठीक है ये तेरे को समझ में नहीं रहा है तो ये कर लो करके। नहीं, ये सब नहीं करना, ये सब कुछ देखा नहीं जाता, बस तू जा, मैं हूं। तो ऐसी स्थिति में कई बार वो पैसा ऐसे ही चला जाता है। हमको पैसे की अहमियत समझनी चाहिए। हमारे पास में जो छोटा मोटा पैसा आता है वो हमारे महापुरुषों के बदौलत है, और वो समाज का पैसा है, और हमको ऐसे ही नहीं उसको खर्च करना है। जब जरूरत है, जब नेसेसिटी है, जब रिक्वायरमेंट है, उस वक्त हमको खर्च करना चाहिए। आप जब जरूरत के अनुसार खर्च करेंगे तो उसका आपके लिए भी सही उपयोग होगा और समाज के लिए भी वो सही साबित होगा। और नहीं तो फिर जरूरत नहीं भी है, आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मेरी जरूरत है या नहीं है, फिर भी जा रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं। मैंने कभी कोचिंग नहीं की, कोई कोचिंग नहीं की, कभी कोचिंग नहीं लगाई। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कोचिंग आपको मत लगाओ ऐसा बोल रहा हूं, वैसा भी नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे इस चीज का एहसास तो हो कि मेरी सही में जरूरत है क्या, इस विषय को पढ़ने के लिए कोचिंग की जरूरत है क्या। मैंने खुद कितना प्रयास किया, कितनी मैंने पुस्तकें पढ़ ली हैं, 1 2 3, और उसके बाद में मुझे स्वयंस्फूर्त इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि हां मुझे यह विषय के लिए कोचिंग लेने की जरूरत है। तो आपके लिए सही साबित होगा, समाज के लिए। और नहीं तो जिनको जरूरत है उनके लिए दीजिए ना, वो पैसे दीजिए, इस स्टडी सेंटर को पैसा इस चीज इनको दीजिए, जिनको जरूरत होगी वो लगाएंगे और समाज भी उस तरीके से दिखाई देगा। ये इन चीजों के ऊपर जब तक हम गौर नहीं करेंगे साथियों, चाहे वो आप विद्यार्थी हो या पालक हो, हमें समाज का नजरिया और जो समाज का जो नजारा है वो चेंज होते हुए दिखाई नहीं देगा। और नहीं तो धनंजय वंजारी जैसे अफसर्स बनेंगे, बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर में विदेश में जाके नौकरियां भी करेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में वो चले जाएंगे और समाज और लोगों से दूरियां बढ़ती जाएगी, और ऐसी स्थिति में जो जिम्मेदारी उनके ऊपर है वो जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। ये ताकत होती है विचार की। मैं विदेश में गया था, पढ़ने के लिए गया था, शिकागो में था, वहां पे मुझे कई इंजीनियर्स से मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, कई प्रोफेसर से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में रहते हुए मैं कई अलग अलग जो प्रोफेशनल्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इनसे मिलने का मौका मिला, प्रोफेसर से। मैंने ये देखा
कि वो इतने मशगूल हो चुके हैं, सभी की नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब के बदौलत, उनके संघर्षों के बदौलत चले तो गए, लेकिन वो न लोगों में आते हैं, न मिलते हैं, न संपर्क रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो कहां गुम हो गए हैं उसका कोई पता ही नहीं, गुम हो गए। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो उनके ऊपर पूंजी लगी थी सामाजिक बदलाव लाने के लिए, उस पूंजी का कैसे उपयोग होगा, कहां होगा? यहां तक कि मैं आपको आश्चर्य होगा या थोड़ा दुख भी होगा कि कुछ विद्यार्थियों ने जब वो मेरे पास में आए कि सर मुझे भी जीआरई देनी है। आप सब लोगों को पता है कि बाहर जाने के लिए जीआरई, जीमेट, टफेल, आईएलटीएस ये सब देना पड़ता है, एसेज लिखने पड़ते हैं, निबंध लिखने पड़ते हैं, रिकमेंडेशंस लेने पड़ते हैं, दुनिया भर। आप सब लोग वो सब आप लोगों को बता देंगे, ये सारी चीजें हैं। मेरे को इसलिए पता है कि वो मैंने सब दिया ही इसलिए। ये सारी चीजें आप देते हो, जिसके पास में, जिनके पेरेंट्स के पास में पैसे हैं वो लोग भेज सकते हैं, जिनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है वो जा सकते हैं, जिनको वो यूनिवर्सिटी देती है स्कॉलरशिप वो जा सकते हैं। लेकिन दुख इस बात का हुआ एक दो बार मुझे कि कुछ विद्यार्थी इस तरीके से वक्तव्य देने लगे कि सर यहां क्या है, हमको डॉलर चाहिए, हमको डॉलर चाहिए, हमको डॉलर में कमाना है। डॉलर में कमाओ, डॉलर में जरूर कमाओ, डॉलर में कमाने का क्यों आपको वो है क्रेज, समझ सकता हूं। आज आप देख रहे हो डॉलर रुपी, उसके ऊपर बहुत अलग मतलब बहस छिड़ी हुई है। उस बहस में मैं नहीं जा सकता, मेरे को जाने का अधिकार भी नहीं, वो अलग बात है। तो उस बैकग्राउंड को मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप ये सोचो कि आपकी शिक्षा लेने का एकमात्र उद्देश्य यह है, यह आपका उद्देश्य है कि मैं इस तरीके से ही करूंगा करके। तो अगर इस तरीके का आपका उद्देश्य है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, सामाजिक परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। डॉलर जरूर कमाओ, लेकिन एकमात्र आपका उद्देश्य यही हो जाए तो फिर आप तो अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जाके गुम हो जाओगे, हो गए। तो साथियों, ये सारी जो चीजें हैं हमको सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्यों हमको बाबा साहब और हमारे महापुरुषों के विचारों को संजोए रखना है, साथ में लेके चलना है, और क्यों उन विचारों को हमको जहां जिस लेवल पे है उस लेवल पर कार्यान्वयन करने, उन विचारों का आदान प्रदान करने की जरूरत है। आप लोगों को बोलते हुए कई लोग दिखाई देंगे, अरे ये सब क्या चीज है, इससे क्या होने वाला है करके। लेकिन गौर कीजिए कि आप ईमानदारी से उस पल को आप टच करने की कोशिश कीजिए अपने आप को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने ऐसे पल हैं आपके जीवन में आते हैं जब आप शांति से एक कमरे में या एक जगह अकेले जाके ये सोचते हो कि मैं अपने समाज को कितना क्या दिया, क्या कर रहा हूं। कौन सा ऐसा पल आता है, और कौन सा ऐसा पल आता है जिस वक्त आप ये सोचते हो कि क्या मुझे कोई विशेष नॉलेज जिसकी मुझे जरूरत है और समाज को जरूरत है, क्या विचार मुझ में है, क्या उन विचारों का आदान प्रदान मैंने किया हूं, क्या वो विचारों का मेरे मन में प्रवेश हो चुका है क्या या नहीं हो चुका है, क्या मैंने एक विशेष पुस्तक पढ़ी है क्या। आप बाबा साहब के विचारों का, बाबा साहब के पुस्तकों का, बाबा साहब की विद्वता का इतना बयान हम करते हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन में या किसी दिन कोई पल ऐसा आता है जिस वक्त मुझे अपने जमीर को यह देखने के लिए मजबूर करना पड़ता है, इंट्रोस्पेक्शन में करूं, कि जिस वक्त मैं ये सोचूं पुस्तक बाबा साहब की कोई मैंने पढ़ी है क्या। अपने दिल पे हाथ रख के ये बोलते जाइए कि क्या बाबा साहब का एक आध पेज मैंने पढ़ा है, कोई पुस्तक मुझे पता है, बाबा साहब का कोई विचार मैंने पढ़ा है। आप रखिए, आपको पता चलेगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं। और अगर जब तक उस पल को आप स्वीकार नहीं करोगे, आप में और हम में कोई परिवर्तन की कोई गारंटी नहीं, कोई नहीं हो सकती। लिख के रख लीजिए, पूरा जीवन आपका ऐसा चले जाएगा। जय भीम बोलोगे आप, और उन लोगों के भी साथ में खड़े रहोगे जो जय भीम बोल के जय भीम के विचारों का कुटराघात करते हैं, उन लोगों के साथ में चले गए। क्यों?
क्योंकि आपने वो पल का छुआ ही नहीं है, कभी आपने सोचा ही नहीं है। आत्ममंथन करना इन विचारों के प्रति अति आवश्यक है, और नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका वैचारिक दुश्मन कौन है और आपका वैचारिक साथी कौन है साथी। और फिर जो पटल चाहे उस पटल में आप चले जाओगे, आप तालियां बजाओगे, जय भीम बोलते जाओगे, और उसके बाद में आप नजारा उस तरीके से होते हुए दिखे। और इसीलिए हमको इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हर दिन कुछ न कुछ विचारों को आत्मसात करना, उनको पढ़ना जरूरी है। आप मुझे बताइए तो कितने लोगों ने यहाँ सर, इतनी महिलाएं हैं हमारी सारी, आप मुझे बताइए बाबा साहब की कौन कौन सी एक हाथ दो चैप्टर पढ़ा होगा, हाथ खड़ा कीजिए, ईमानदारी से खड़ा कीजिए, आप खड़ा कीजिए, आप संकोच मत कीजिए। मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, इंश्योर। हाँ, अभी दो खड़े हो गए। मैंने जब बोला कि कोई प्रश्न नहीं करूंगा करके, तो एक और हाथ उठ गया। दो खड़ा रख लीजिए, इतनी, हाँ तीन, ठीक है, मान के चल लेते हैं। और भी जो थोड़े सहम रहेंगे, पांच मान के चल लेता हूं, 5। आप सोचिए कि हम बाबा साहब के विचारों के प्रति इतने समर्पित रहते हैं, उनके प्रति समर्पित रहते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों के प्रति हमारी समर्पण कब रहेगा? जब हम 5 ही महिलाओं में से 5 लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो मग आम्ही करत काय हो? हम काय करता हो? हम कर क्या रहे हैं? फिर चिंता कर रहे हैं, आरोप कर रहे हैं, यही कर रहे हैं हम। और हमारी माताएं बहनें, जब तक उनका विचार परिवर्तन नहीं होगा, तो हम जो उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं, वो किस तरीके से बनने लगेंगे? आप ही तो पहले गुरु हो ना, आप ही हो ना गुरु। अरे अभी मेरे गुरु नहीं होंगे तो किसी न किसी के पहले गुरु आप जरूर बनोगे। भाई हो, आपका लड़का हो, बच्चा हो, जब भी। तो अगर मान के चलो हम विचारों के प्रति उतने समर्पित नहीं रहेंगे और जय भीम में ही हम मशगूल रहेंगे, तो हमें वो चेंज नहीं दिखाई देगा जिसकी अपेक्षा हम करते हैं, जो हमको अच्छा लगता है। साथी, मैंने कोई बड़ी बड़ी आपको कोई बातें नहीं बताई है, लेकिन इन बिंदुओं के ऊपर हमको अपने आप को तराशना, टटोलना, यह बहुत जरूरी है किसी भी मोमेंट के लिए। और जब आप 50 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, और उस वक्त फिर बोलेंगे, अरे नहीं देखो मैं ये कर लेता, कुछ हो जाता, पर आता क्या होना रहा है? अब क्या होगा? उतना नहीं हो सकता। क्योंकि आंदोलन जब होते हैं और आंदोलन में आप जाते हो, तो उसकी भी एक सीमा होती है, एज लिमिट होती है। उसी दौरान आप अच्छे से कार्य कर सकते हो, उसके बाद में नहीं हो सकता है। और मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूं कि जाके सड़क पे ही जाके आंदोलन करो, यह नहीं है मतलब यहां पे मतलब है वैचारिक आंदोलन का। और आप सब लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत अहमियत रखता है, बहुत महत्व रखता है साथ। और नहीं तो फिर क्या होगा? आप पहले गुरु हमारे तो रहेंगे, लेकिन फिर मेरे घर में जो भी माताएं बहनें हैं, उनका पूरा आयुष्य हमारी सेवा में जाएगा एक तो, और नहीं तो फिर इसी काम में रहेगा, हम हमारा पालन पोषण करते रहेंगे, लेकिन हमारा वैचारिक परिवर्तन नहीं हो पाएगा। और उसका नतीजा यह भी होता है कि अगर आपका वैचारिक परिवर्तन नहीं होता है और आप किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं हो, किसी वैचारिक विचारधारा से जुड़े नहीं हो, तो फिर आप रात दिन टीवी देखोगे। क्योंकि टीवी आने से आपके घर में तो कोई रोक नहीं रहा है। आप रोकते हो क्या? मुझे बताओ, कितने लोगों ने रोका है टीवी के आने से? हाथ खड़े करो। टीवी के आने से कितने लोगों ने हाथ खड़े किए हैं? 4-5 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। मतलब टीवी को नहीं रोकने वालों की संख्या ज्यादा है। और अगर आप टीवी देख रहे हो और जो चैनल आपको दिखाई दे रहे हैं वही देख रहे हो, तो पूरा जीवन भी उसी तरीके से बनने लगेगा आपका। क्योंकि जीवन हर दिन से बनता है, ये याद रखिएगा, हर दिन से जीवन बनता है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, हर दिन जीवन है। और इसीलिए साथियों, आप इन छोटी चीजों को जरूर गौर कीजिए और आप कोशिश कीजिए कि क्या हम उन विचारों को आगे ले जाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो हमारे लिए रखा है, उसको कम से कम रखने की कोशिश करें जहां पर उन्होंने छोड़ा था। आप सब लोगों से
मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि ये जो महलगांव में जो लाइब्रेरी बनी है और इसके माध्यम से जो आप कार्यकलाप कर रहे हैं, इसके माध्यम से जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आइडियोलॉजिकल और एजुकेशनल, और आपके साथ में जितने भी तमाम हमारे कार्यकर्ता और वैचारिक रूप से जुड़े हुए जो तमाम अधिकारीगण और कार्यकर्ता हैं, इनके माध्यम से आप इस कारवा को आगे ले जाएंगे और वैचारिक परिवर्तन की इस कारवा में आप अपना योगदान दोगे, ये मेरा पूरा विश्वास है साथियों। और मैंने कोई व्यक्तिगत तरीके से ये टिप्पणी नहीं की है, व्यक्तिगत कोई चीज़ नहीं की है मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि इन चीज़ों के ऊपर गौर करना हम में से प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, प्रत्येक स्टूडेंट की जिम्मेदारी है। आज जो आप हैं वो कल का नतीजा है आपका, और जो कल रहेंगे वो आज का नतीजा रहेगा। ये ध्यान में रख लीजिए, यही है संसार का नियम, यही है नियम, और हमारे महापुरुष ने यही बताया। इन चंद शब्दों के साथ में आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया, आपने मेरी बातें सुनी, और साथ में बहुत ज़्यादा देर होने के बावजूद, कल से आप सुन रहे हो, ये सब होने के बावजूद आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए सभी लोगों का साधुवाद। बहुत लोग आप सहनशील हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इसी पेशेंस के साथ में हम सब लोग मिलके इस कारवा को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।